अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो यारी थी वो 30 घंटे भी नहीं चल सकी। तारीफ तनकीद में बदल गई, तहनीती जज्बात की जगह तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात ने ले ली। हालात ने कल रात उस वक्त पलटा खाया जब सिंध हुकूमत ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने में ताख़ीर की, जिस पर तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि अब इंतज़ामात के लिए वक्त ही नहीं बचा, इसलिए जलसा बाग़ जिना के बजाय मज़ार क़ाइद के दरवाजे के सामने यानी सड़क पर होगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस ऐलान को मुस्तरद किया। पुलिस फौरी तौर पर एक्शन में आई और बाग़ जिना पहुँच गई जहाँ जलसे की इजाज़त दी गई थी, और उसकी हुदूद में मौजूद कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए फिर लाठीचार्ज किया, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। हालात कंट्रोल में आए तो बाग़ जिना वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। इसके बावजूद आज दोपहर कारकुनान रुकावटें तोड़कर बाग़ जिना पहुंचे तो मंजर फिर वही था। एक तरफ से शेल और लाठीचार्ज हो रहा था, दूसरी तरफ से कारकुनान पत्थर बरसा रहे थे। इस दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ कारकुनान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन बाद में उन्हें कुछ दूर जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उनसे लेकर मरकज़ी क़यादत तक कोई नज़र ही नहीं आया। सब गायब थे। हमेशा की तरह बेचारे गरीब कारकुन ही मैदान में थे, वही लाठियां खा रहे थे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि सिंध हुकूमत ने हैदराबाद से वापस आते हुए मोटरवे को बंद कर दिया। वो जंगल के रास्ते बचते बचाते कराची पहुंचे हैं। सुहेल आफरीदी ने भी सिंध हुकूमत को जाली करार दे दिया। ये देखे सारी गाड़ियां भी रोक दी हैं, आगे जो है वो रोड भी बंद की है। 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे। मोटरवे बंद है। अब भी हमारे सैकड़ों साथी जो है वो हैं। हम तो मोटरवे से उतर कर जंगलों में से, गाँव गलियों में से होते हुए किसी तरह यहाँ पहुँचे। बाग़ जिना जाने के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिंध की जाली हुकूमत तो अजरक को इज्जत नहीं दे पाई, लेकिन सिंध की आवाम ने दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे। कराची से सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के लिए सेनेटर मशाल यूसुफ जई साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी। लेकिन इन तमाम लोगों से पहले ज़रा जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर मौजूद हैं समा के, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। शाहनवाज कादरी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ शाहनवाज। पहले ये बताइए कि जो शारा कायदीन है या बाग़ जिना वाली सड़क है मिजना रोड की, वो तमाम रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रुकावटें वगैरह हटाई गई हैं ताकि बाग़ जिना जो जलसे की जहाँ पर इजाज़त है वहाँ तो कम से कम कारकुनान पहुँचे? देखिए, इस वक्त अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो है तमाम जो है रुकावटें हटा दी गई हैं और कारकुनान को कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा। सुबह के वक्त हमने देखा था, गुज़िश्ता रात हमने देखा था कि जो नुमाइश चौरंगी है वो मैदान जंग बना हुआ था, कशीदा सूरत हाल थी, और सुबह से ही जो है पुलिस और जो सियासी जमात के कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है तसादुम था वो चलता रहा था, और जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से पथराव किया गया था और पुलिस की जानिब से जो है लाठीचार्ज और जो है आंसू गैस के शेल चलाए गए थे। ताहम तमाम कारकुनान को जो है मुंतशिर कर दिया गया था। लेकिन जब कारकुनान की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ और पूरे शहर भर से जो है कारकुनान आना शुरू हुए, तो उसके बाद पुलिस बेबस हुई और पुलिस की जानिब से जो है हथियार डाल दिए गए और कंटेनर्स जो है जो आवाम थी, जो कारकुनान थे, उनकी जानिब से ही हटाए गए। और बाग़ जिना जो है एक टाइम हमने देखा शाम के वक्त तकरीबन जो है फुल हो चुका था, लेकिन जो है सुहेल आफरीदी जो है पहुँचे नहीं, लोग कारकुनान इंतज़ार करते रहे और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो ग्राउंड है वो तो तकरीबन खाली हो गया है। जो कुछ कारकुनान है वो नुमाइश चौरंगी पर ही भी मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी आए और उनसे खिताब करें। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सूरत हाल कशीदा रही है और इसमें सबसे अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है। नहीं, ये आपने जो एक बात बताई ना, इसमें पीटीआई की कामयाबी भी है, लेकिन पीटीआई ने अपनी कामयाबी को यानी कैश ही नहीं किया। आप कह रहे हैं बाग़ जिना कि जिसका अच्छा खासा रकबा है ये तकरीबन फुल हो चुका था, लेकिन कारकुनान वहां पे इंतजार कर रहे थे, पीटीआई की क़यादत पहुंची ही नहीं। यानी सुहेल आफरीदी साहब या सलमान अकरम राजा साहब जो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रेस क्लब में, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल यही सूरत हाल थी। कारकुनान खासे जोश के साथ आए थे, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, और शाम तक हमने देखा था कि तकरीबन जो है जिना ग्राउंड जो तकरीबन 1 लाख की जो गुंजाइश रखता है, तो 50% से ज़ायद जो है जो ग्राउंड जो है भर चुका था। कारकुनान सड़कों पर भी थे, आ भी रहे थे, लेकिन जो क़यादत है उन्होंने अपने कारकुनान के एहसासात का ख्याल नहीं रखा और ताख़ीर की। और शाहनवाज कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था क्या? क्योंकि कल मैं देख रही थी पीटीआई के ग्रुप्स के अंदर 3 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 3 बजे कारकुनान पहुंच जाए जलसागाह पर। तो अभी इस वक्त 10 बज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं पहुंचा है यहाँ पर, कारकुनान नहीं क़यादत। देखिए, कारकुनान और जो है जो उनके जो क़यादत है उसमें जो है राब्ते का फुकदान हमें देखने में आया, क्योंकि कई मरतबा जो टाइम दिया गया, जैसे कि आप ने भी जिक्र किया कि 3 बजे का टाइम भी दिया गया था, उसको फिर रिवाइज़ किया गया, 6 बजे का टाइम दिया गया, उसके बाद 7:30 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन अब ये वक्त होने वाला है और अभी तक जो है सुहेल आफरीदी नहीं पहुँचे। कारकुनान खासे नाराज़ भी हुए हैं। हमने कुछ कारकुनान से बात करने की कोशिश की है, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम बड़े जोश और मोहब्बत से आए थे, लेकिन जो है क़यादत ने जो है उनकी जो है रहनुमाई नहीं की और अब वो वापस जा रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज ऑन ग्राउंड मौजूद हैं जहां पर कारकुनान तो हैं, लेकिन पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो अभी तक नहीं पहुंची है। दिन ख़त्म हो गया, जलसे का जो वक्त दिया हुआ था वो तक ख़त्म हो गया, लेकिन क़यादत नहीं है वहां पर मौजूद। प्रॉबली क्योंकि 2 दिन जो सब शीरो शकर रहे वहां पर, तो शायद PMLN को थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। अब तो बड़ा रिलैक्स होंगे। निहाल हाशमी साहब, ये किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? जो कुछ हुआ 2 दिन तो हमने देखा पीटीआई और पीपल्स पार्टी बड़े शीरो शकर चल रहे थे, बाकायदा टोपियां पेश की जा रही थी और फिर उसके बाद शॉले पेश की जा रही थी, अजरकें पेश की जा रही थी, लेकिन अब तो पीटीआई कह रही है कि वो सब कुछ टोपी ड्रामा था। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। सबसे पहले तो हम आपको कहें, हम अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हैं, रिलैक्स थे और अल्लाह ने चाहा तो रिलैक्स रहेंगे। टेंशन में वो लोग हैं जो ख़बरें बनाना चाहते हैं, टेंशन में वो होते हैं जो मसल्स पावर दिखाना चाहते हैं। हमें टेंशन का कोई मसला नहीं था, हमें ये जलसा नहीं करना था। मैं समझता हूँ कि जो एक सिंध की रिवायत है उसके तहत मोहतरम सईद गनी साहब गए और उन्होंने खुशामदीद का एक हमारे यहाँ एक कल्चर है, हर जगह एक कल्चर है, रिवायत है कि हम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अब मेहमान अगर मेहमान नवाजी के साथ साथ कोई और भी फनकारी करें तो वो अलग बात है। देखिए आप आएँ, ज़रूर आएँ, लोगों से मिलें, आप समुंदर के साहिल पे जाएं, वहाँ करें, सिंध की सकाफ़त को देखें, अपने दोस्तों के पास जाएं, अपने सियासी कारकुनों से मिलें। मगर अगर आप मसल पावर करके कोई एजिटेशन की सियासत करना चाहें या कोई ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना चाहें या निज़ाम में खलल डालना चाहें, तो वो फिर जो उनकी जिम्मेदारी है जो लोगों की, वो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, फिर शिकायत नहीं होना चाहिए। जलसा वो तो निकले स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ना, मोबिलाइजेशन के लिए निकले हैं हाशमी साहब, वो तो बता के निकले। सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, आपसे एक और भी बड़ा अहम सवाल है कि इजाज़त किसने दी है जलसे की? क्योंकि जो जलसा गाह है ये विफाक की टेरिटरी है ना, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो टेरिटरी विफाक की है, वहाँ से इजाज़त देर से आई, इस वजह से फिर इजाज़त देने में ताखीर हुई। तो फिर हम ये कह लें कि फिर जलसे की इजाज़त भी विफाक नहीं दी, ऐसे कंफर्म कीजिए। फिर मिर्ज़ा साहब भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि जलसे जुलूसों की या कोई महफिल की या सेमिनार की इजाज़त लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं DC साहब, वो सही फोरम है और DC की तरफ से इजाज़त दिए जाते, जो मेरे आज तक नॉलेज में है एज ए सियासी वर्कर। इसके लिए कोई वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न उसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बाग़े जिना के हवाले से भी मिर्ज़ा इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि 2 दिन हमने बिल्कुल मुख्तलिफ देखा, और पाकिस्तान की, बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हालात में सियासत चल रही है उसमें बड़े दिनों के बाद इस तरह का कोई मंजर था कि एक वज़ीर आला आ रहे हैं, दूसरी वज़ीर आला के नुमाइंदे उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, अजरक दे रहे हैं, टोपी दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम कुछ और ही मंजर कल रात से देखते हैं कि वो जब आ रहे हैं हैदराबाद से तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है, कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही होती है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा होता है। तो ये 2 दिन के बाद अचानक से क्या हुआ सर? देखें किरण, पहली चीज़ तो यह है कि 2 हफ्ते पहले टीवी के प्रोग्राम में मैंने अपनी ज़ाती हैसियत से जब बात हो रही थी
तो बड़े खुले दिल के साथ कहा था कि नहीं, अगर सिंध में आते हैं अपना वज़ीर आला साहब के PK के, तो हम तो दोनों हाथों से, खुले हाथों से उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें वेलकम कहेंगे और उन्हें हम वो तमाम जो सिंध की सकाफ़त है, जो हमारी ट्रेडिशन है मेहमान नवाजी की, वो इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगी। वो हमने किया, वही एहतराम, वही इज्जत। बेग साहब, जो देखें, जो काबिले सताइश अमल है उसका मैंने खुद भी तस्करा कर दिया, लेकिन जलसे की इजाजत देने के बाद जो कुछ हुआ, अब इस पे बात कीजिए ना सर, ये करने की वजह क्यों, कि क्या पेश आ रहा हूँ। मैंने शुरू वहाँ से किया था कि जब उन्होंने कदम रखा तो हमने उन्हें सर आंखों पे बिठाया और उन्हें पार्टी के वर्कर से मुलाकात थी, तंजीम से मुलाकातें की, मीटिंग की, मदार कायद आए, हर जगह वो नॉर्मल तरीके से घूमे। फिर हमने उन्हें परमिशन की भी, वर्बल तो हमने उन्हें बता ही दिया था आप बिल्कुल करें, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करने के बाद, और ये प्लीज़ वफाक की परमिशन वगैरह कुछ नहीं है, ये सूबे सिंध में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर साहब की रजामंदी के साथ ये उन्हें परमिशन दी है। और हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि कोई मुल्क दुश्मन बात ना हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बातें ना हो जो महज़ूब तरीके से नहीं पहचानी जाती, नहीं जानी जाती। तो ये बात थी, और हमने उन्हें यह भी कहा था कि स्पेसिफिक एजेंडा दे दें जिस एजेंडे पे आप यहाँ आए। सर ठीक है, जो इजाजतनामे के साथ जो आपने जो LOC दिया उसमें जो TORs थे सर, ठीक है, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सवाल बेग साहब ये है कि कल रात जब हैदराबाद से वापस वो कराची के लिए आ रहे थे, तो कराची और हैदराबाद का मोटरवे से 1 घंटा 50 मिनट से कम का रास्ता है सर, 7 घंटे से ज्यादा उनको लगे आने में। फुटेजेस हमारे सामने मौजूद हैं, कंटेनर्स लगाए हुए थे, बंद किया हुआ था, कच्चे के रास्ते से उनको आना पड़ा सर। मैं इस्लामाबाद आया हूँ क्योंकि कल से हमारा इजलास सेशन है नेशनल असम्बली का, लेकिन मैं जो मालूमात जानता हूँ सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है एज ए मेज़बान, एज ए होस्ट, और उसके लिए अगर कहीं पे कोई फॉर्मेलिटीज़ की गई होंगी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी हम बतलाता हूँ पार्टी पॉलिसी में बिल्कुल ये था कि हमने इन्हें इज्जत देनी है, एहतराम देना है इन्हें। हम सर अगर उनकी सिक्योरिटी को मलहूज रखा हुआ था तो फॉर्मेलिटी तो ये थी कि वो सिक्योरिटी में ज्यादा जल्दी पहुंच जाते, बजाय इसके कि सड़कों को बंद कर दिया गया सर। देखें किस नौयत की सिक्योरिटी वो क्या है मुझे यहाँ नहीं पता, लेकिन ये मैं बतलाऊंगा, हमारी पहले दिन से जो भी आपस में हम एक पार्टी की बातें होती हैं, एक बार भी कहीं ये बात नहीं हुई है कि हमने कोई रोड़े अटकाने या हमने परमिशन दे के कि ये किराए पे मिट्टी में डालना है, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हम परमिशन नहीं देते, अगर हमें कोई शक शुबात होते हमने खुले दिल के साथ जहां उन्होंने कहा वहां परमिशन दी और पूरी फैसिलिटीज के साथ आपने परमिशन दे दी, लेकिन परमिशन के बाद जहां पर बेग साहब जलसा हो रहा है सर, जो नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि जलसा गाह में लोग आ गए थे, मरकजी क़यादत ही PTI की नहीं पहुंची। ये PTI से अलग सवाल है, लेकिन आपके लिए सवाल ये सर कि बाग़े जिना की तो इजाज़त आपने खुद दे दी ना जलसा करने की, आपने ये उनको मना कर दिया कि सड़क पे जलसा नहीं करना है, जलसा गाह के अंदर करना है जलसा, तो वहां पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं फिर? जी देखें, ये आप तो लाठी चार्ज पे बार बार जोर दे रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त क्या वाक़या हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न क्या हुई है, हमने जिन शराइत पे इन्हें परमिशन दी वो शराइत इन्होंने मानी है, और उन शराइत में 2 शराइत बहुत बड़ी हैं जो आप बात नहीं कर रही, उसको भी मैं चाहता हूँ आप हिस्सा बनाएं आज की बहस का। और वो ये था, हमने कहा पुरअमन जलसा होगा, कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, हुकूमत को कोई गंदे अल्फाज, कोई गालियाँ, कोई ऐसे अल्फाज जो महज़ब माशरे में ज़ेब नहीं देते वो नहीं होंगे, और ये किस्म की मनफी बात नहीं होगी उनके स्टेज से। तो सर अभी स्टेज पर आए ही नहीं ना, अभी तो जलसा ही शुरू नहीं हुआ। नहीं बस, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने इसको माना है और हम बड़े खुश थे, अब वो लोग आन के आए जलसा ये करें। आपको तो पता है जलसे का टाइम शायद 4-5 बजे था। अभी कमिश्नर होम सेक्रेटरी मेरे साथ इकबाल मेमन सिंध के बैठ के आए, हम एक ही फ्लाइट से आए, वो यही बतलाते 4-5 और 4-5 बजे का टाइम था तकरीबन जलसा करने का। अब ये
हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है कि जलसा हम शुरू करवाएं या लोग वहाँ पे उनको पहुँचाएं या कायदीन जिनको वो चाहते हैं उनको पहुँचाएं। ये तो सर अगर आपने इजाजत दे दी थी तो फिर ये भी हो सकता था कि जो सड़कें ब्लॉक की हुई हैं सर, जो सड़कें ब्लॉक की हुई हैं वो रुकावटें भी ना लगाते ना। जब आपने एक अच्छा जस्टर दे दिया था तो मुकम्मल हो जाने नहीं देते, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बेग साहब मुझे इजाजत दीजिए, काफी लंबी डिबेट हो गई है सर, मुझे इजाजत दीजिए। हाशमी साहब की तरफ जरा मैं सवाल ले जाऊं। एक बात मेरी सुने आप जरा, एक बात सिर्फ, मैं अभी बिलावल साहब ने पीपुल्स पार्टी के योम तासीस पे और बरसी पे जलसे किए थे, मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगे, रोड बंद थे, मेरी गाड़ी में मैंने लिखा हुआ है मेरे पर परमिशन से नहीं पहुंच सका, मैं 2 घंटे लगे, सिक्योरिटी कंसर्न थी और उसमें हम नाराज होके या कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं कर सकते थे। तो जरा ठीक आप ये कह रहे हैं, चले सिक्योरिटी कंसर्न क्या थे, मैं आती हूँ ना आपसे दोबारा पूछती हूँ। मिशाल साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मिशाल साहिबा सबसे पहले ये बताइए, जो जलसे का टाइम दिया हुआ था उस टाइम से भी अब आगे 3-4 घंटे हो गए हैं, कारकुनान वहां पर पहुंचे हुए हैं, रुकावटें अगर थी उसे भी अबूर करके कारकुनान पहुंचे हुए हैं, मरकजी क़यादत कहाँ है, मकामी क़यादत कहाँ है, वो क्यों नहीं पहुंची है? बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखें जी, हमें बिल्कुल एनओसी जारी किया गया, लेकिन हमें एनओसी तकरीबन 11-12 घंटे पहले जारी किया गया और वो भी जब जारी किया भी गया तो उसके बावजूद पुलिस आई, पुलिस ने रेड किए, शेलिंग की और लेकिन आवाम ने रेजिस्टेंस दिखाई। इस टाइम चूंकि इर्द गिर्द के लोग सिर्फ पहुंच चुके हैं और जो दूर के इलाकों के लोग हैं वो अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, खुद वज़ीर आला साहब फंसे हुए हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। एक तो आवाम का जमे गफीर है, दूसरा इन्होंने हर्डल्स पूरे रास्ते में लगाए हुए हैं, एक हर्डल्स को क्रॉस करने में टाइम लग जाता है ऑब्वियसली। तो इस वजह से ये इनके हथकंडे, इनको लगता था कि शायद या आवाम नहीं आएगी, जब इनको पता चला कि आवाम निकल आई है तो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। तो ये सारा कुछ एक हथकंडों के तहत हो रहा था। हमें तो खुशी थी कि शायद सिंध में अब भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत है, सिंध में अभी भी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत है। जब गनी साहब आए उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को वेलकम किया, लेकिन ये देख के लग रहा है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं जरदारी साहब के राज के साए हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। अगर ये ना करते तो खुश आइंदा रहता, क्योंकि आवाम तो निकलेगी, हम आएंगे, रेजिस्टेंस देंगे। अगर पुरअमन तरीके से हो, आपने देखा कि हमने पिछले 2 दिन से वज़ीर आला साहब है सिंध में, कराची में एक गमला तक नहीं टूटा, एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो अगर इसी तरह पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीकों को प्रिवेल किया जाता तो ज्यादा खुशाइंदा बात होती। अच्छा, मुझे ये फरमाइए क्योंकि मंडे की एक मुलाकात भी होनी थी वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला सिंध के दरमियान, वो मुलाकात नहीं हो रही है अब क्या? देखिए जी, मुझे उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन मैंने भी यही सुना हुआ है कि मेरे ख्याल से जो वज़ीर आला सिंध है उन्होंने माजरत कर ली है, क्योंकि पहले उन्होंने खुद कॉल की थी, उन्होंने वेलकम किया था, उनकी सलमान खन्नाजा साहब से बात हुई थी, फिर सुहेल अफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि हम अपने तमाम जो हमारे लोग हैं जिनका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का है, मैं उनसे मिलूंगा, उनके मसाइल सुनूंगा, फिर अगर आपके पास आना हुआ तो हम किसी वजह से आए। लेकिन चूंकि अब लग रहा है कि जिस तरीके से सिंध की आवाम ने वेलकम किया हुआ है, जिस तरीके से आप अंदाजा लगाए पिछले 2.5 सालों से आपने एक बात कही, आपने कहा कि कराची में एक गमला नहीं टूटा, तो अगर इस पर हम बात कर लेते हैं तो पहले दिन जिस दिन वज़ीर आला पहुंचे थे वहां पर ही बाहर गुत्थम गुत्था क्या शुरू हो गया था, वो आपने भी यकीनन फुटेजेस देखी होंगी। उसके बाद फिर आज टीवी की DSNG के ऊपर किस तरह से पथराव हुआ, खातून रिपोर्टर भी मौजूद थी, किस तरह से उनके साथ क्या सलूक किया गया, तो पुरअमन तो ना कहे ना, फिर ये चीजें तो हुई है ना, ये मंजर आपने देखा तो होगा ना। देखिए, पहली बात तो आपने बात की कि जी वो जो विजुअल्स थे, बिल्कुल आपने देखा कि गुत्तम गुत्ता लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई दूसरे से को धकेल रहा था कि मैं सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब का वेलकम कर लूं, वो होता है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की, तो आपने आज सुबह के मनाजर देखे कि किस तरीके से पुलिस पूरे ग्राउंड में पेड़े मार रही थी, किस तरीके से कारकुनान को वहां से भगा रही थी, किस तरीके से मुनतजिमीन को वहां से भगा रही थी। वो सब कुछ दिखाया है मिशाल साहिबा, वो सारी चीजें मैंने दिखाई है और मैंने सवाल भी किया है जो रेलिवेंट है
हैं, उनसे सवाल किया है इस पर, लेकिन ये देखें ये जो DSNGs पर हमला करना है या मीडिया की गाड़ियों को पे तोड़फोड़ है, इसकी तो तारीख है ना। PTI के हर जलसे में इस तरह की कोई चीज निकलती है। जियो की DSNG पे PTI के कारकुनान ने अटैक किया, समा की DSNG पे PTI के कारकुनान ने अटैक किया, आज TV की DSNG पर PTI के कारकुनान ने अटैक किया। तो ये तारीख है ना आपकी। मैं पहली बात तो ये है कि हमारी ऐसी कोई भी तारीख नहीं है। हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात की है, हमने मीडिया को सपोर्ट किया हुआ है, आज भी हम मीडिया को सपोर्ट करते हैं। हमें पता है मीडिया की बड़ी मजबूरियां हैं, बहुत सी चीज़ें वो नहीं दिखा सकते, बहुत सी चीज़ें वो नहीं बोल सकते। इवन अगर हम बात कर ले तो हमारी बातों पर बीपर्स लग जाते हैं, हम मजबूरियाँ समझते हैं। हाँ, अगर इस किस्म, चूंकि मैंने खुद नहीं देखा, अगर इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें PTI के कारकुनान शामिल होंगे। वो ऐसे भी हो सकता है कि सिंध पुलिस की तरफ से भी हो, क्योंकि आपने देखा सिंध पुलिस आज लाठी चार्ज कर रही थी, आज लोगों को मुंतशिर कर रही थी। बहुत से लोग, सिंध पुलिस के लोग जो आम कपड़ों में थे, वो भी कारकुनान के साथ उलझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे से हमारे लोग पुरअमन थे। मैं समझती हूँ कि अगर जमहूरियत जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब को वेलकम किया गया, जिस तरीके से मिशाल साहबा, वैसे जब 9 मई होता है ना तो उस वक्त लोग कारकुनान जो घर से बाहर निकलते हैं वो इमरान खान के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर जो तोड़फोड़ होती है वो आप लोग लगा देते हैं इल्जाम के एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को भेजा है। अब यहाँ पर अगर मोबिलाइज कर रहे हैं और अगर कारकुनान आपके निकल रहे हैं, वो इमरान खान के लिए निकल रहे हैं या वो वजीर आला के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अगर तोड़फोड़ हो रही है, पथराव हो रहा है, DSNGs को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर वो सिंध पुलिस के हो सकते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा ये मिशाल से थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। अब मुझे ये फरमाइए। मजम्मत करती हूँ, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने ना विजुअल्स देखे, ना मुझे पता है कि वाकया हुआ क्या है बेसिकली, ना मुझे उसकी तफसीलात पता है, तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर सिंध में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की दी गई रिवायात को कंटिन्यू किया जाता तो ये अच्छा रहता। जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता, जमहूरियत की भी भला होती। लेकिन जो किया गया, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी बड़ी मजबूरियां होंगी, जो एकदम उन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया जी। अच्छा, अब अगला लाहेअमल आपका क्या है? अब आगे वजीर आला यहाँ पर कब तक पहुँच रहे हैं और फिर उसके बाद क्या वजीर आला सिंध से मुलाकात होगी अब इस सब के बाद? पहली बात तो ये देखें जी कि जो कल वज़ीर आला साहब के साथ जो हादसा हुआ, जिस तरीके से वो हैदराबाद से आए, उनके रास्ते बंद किए गए, फिर बयाबान रास्तों से वो हो के कराची पहुंचे। मेरे ख्याल से वज़ीर आला सिंध साहब को ये जेस्चर देना चाहिए था कि वो एक्सक्यूज कर लेते, सॉरी कर लेते, मजम्मत कर लेते या कॉल ही कर लेते, जो उन्होंने नहीं किया। आज के भी आपने हालात देख लिए कि जिस तरीके से ये दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो उसके बाद तो जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो तो इस पर मैं कमेंट करूंगी, वो वक्त से पहले होगा। लेकिन अभी चूंकि इन्होंने हमारे रास्ते बंद किए हुए हैं, हमने जुल्फिकार की तरफ पहुंचना है, लोग आए हुए हैं। आप ये चेक करें, आप ये चेक करें कि पिछले 2.5 सालों से जिस पार्टी के साथ मुसीबतें सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की है, वो फिर भी निकले हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। निहाल साहब, जो मिशाल साहिबा बात कर रही हैं, ये जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जो यहाँ पर मरकजी क़यादत मौजूद है वफाक में, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद मुज़ाकरात के हवाले से कहते हैं कि मेरा ऑफिस खुला हुआ है, आ जाएं। दूसरी तरफ अगर एक पार्टी को रोका जाए, रास्ता इस तरह से रोका जाए, तो फिर ये जो टेम्परेचर है ये कम कैसे होगा? मुज़ाकरात तक बात आएगी कैसे? टेबल पे लोग आएंगे कैसे सर? किरण, हम तो गुज़श्ता 7 सालों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा उस वक्त वज़ीर क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में मुख़ातब किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि आए बैठ के मिसाक़े मईशत करते हैं, आए बैठ के बात करते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं। बात यह है कि ना वो मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, वो सिर्फ एक तशद्दुद और फस्तायत पे यकीन रखते हैं। मैं उसकी वजह आपको बताऊं, उन्होंने अपने किसी भी कारकुन, अपने लीडर, अपने पार्लियामेंटेरियन, अपने चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी को इस काबिल नहीं समझा कि वो किसी से मुज़ाकरात करें। उन्होंने किसी और पार्टी से अचकज़ई साहब को ले लिया, राजा नासिर अब्बास साहब को ले लिया, और फिर उनका ये भी कहना है कि हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। बात आप करते हैं सियासत की, सिविलियन सुप्रीमेसी से बात उनसे करना चाहते, तो वो कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो सियासत में है ही नहीं।
तो सबसे अच्छा फोरम था जो अयाज सादिक साहब ने कहा है कि आप आए पार्लियामेंट में आके बात करें। अच्छा, बात नहीं करना होता, बात के लिए कोई एजेंडा होता है, बात के लिए कोई मुल्क की मईशत और माशरत की बात होती है, बात के लिए होती है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर किया जाए, फॉरेन ऑफिस को कैसे बेहतर किया जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे लाया जाए, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, हेल्थ को, जो हमारे दौर में है, जो हम करते हैं। मगर इनका अगर एक वन पॉइंट एजेंडा हो कि जी हम पे जुल्म हो रहा है, और हम अब फिर बात ये करना होता है कि हमने अपने अदवार में क्या किया, उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने केपीके में जो 3 साल की हुकूमत है मुसलसल कितने चेंजेस है, फिर वो बताएं कि 4 साल में इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की तरक्की का रफ्तार क्या था। अगर ये सब बात नहीं करना तो बिल्कुल ठीक सर, उसके आर्गुमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा जरा मौजूदा सिचुएशन है। बस मुझे क्लोज करना है सर सेगमेंट। बेग साहब, अगर आखिर में आप मुझे सिर्फ ये बता सके कि क्या वाकई जो इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर आला सिंध ने केपी के वज़ीर आला से जो मुलाकात करनी थी उसके लिए माजरत कर लिया है, क्या आप इसे कंफर्म कर सकते हैं? जी, मैंने जो अब शेड्यूल देखा उसमें कल मुलाकात वज़ीर आला साहब जो हैं सैयद मुराद अली शाह की CM KPK से है। अब उसके बाद वो एक जो शेड्यूल है उसमें मैंने देखा है तो मुलाकात है, लेकिन उस मुलाकात में कोई तब्दीली हुई है या हालात की वजह से कोई चेंजेस हुई हैं वो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह के ऑन रिकॉर्ड अपनी बात वाज़ह करूँगा कि देखें, वर्कर्स PTI के बड़े हॉस्टाइल हो चुके हैं, उनको उकसाया भी जा रहा है, वो ख़ुद भी एजिटेटेड और हॉस्टाइल हैं, और वो तशद्दुद और कन्फ्रंट्रेशन के तौर के ऊपर हर जगह उनका वही रवैया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, देखिए हमने अगर इनके ताबुन नहीं करना होता तो मैं एक जुमला कहते कि हम इजाज़त नहीं दे रहे जलसे की, सब बातें ख़त्म हो जाती। सिर्फ एक चीज़ आपको शिकायत रहती कि जी जलसे की पंजाब की तरह हमने भी इजाज़त नहीं दी। हमने तो इजाज़त दी। सर, वज़ीर दाखिला ने कहा था कि आज जो भी कुछ हुआ है ना, जो पथराव हुआ है, जो कुछ मुजाहिरीन की तरफ से किया गया उस पर एक्शन होगा। मुझे शॉर्टली बता दीजिए कि क्या मुकदमात होंगे इन पर? जी देखें, पुलिस के ऊपर भी बड़ी जख्मी हुए हैं, पत्थर लगे हैं, मैंने खुद फुटेज देखी है कि जख्मी हुए हैं। तो ये हमले किए गए हैं वर्कर्स के जानिब से, चाहे वो एजिटेशंस में किए गए हों या उन्हें मुकदमात करेंगे सर, इस पर क्या होगा? लोग जख्मी हुए हैं, और ये वो चीज नहीं है जो वादा किया था कि पुरअमन जलसा होगा। सर, एक्शन क्या होगा ये कंफर्म कर दें तंजीम के साथ। जी, एक्शन क्या होगा? मुकदमात होंगे सर इन पर? जी बिल्कुल, मुकदमात अगर कोई लोग पकड़े गए जिन्होंने तशद्दुद दिया, कानून को हाथ में लिया है, मासूम जो पुलिस वाले हैं उनके तो उन पर आप कह रहे हैं कि मुकदमात होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब साथ मौजूद थे, निहाल हाशमी साहब साथ मौजूद थे, मेरी साहिबा साथ मौजूद थी, मेरे तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान। हम गुफ्तगू इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सिचुएशन है इस पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इंटरनेशनली क्या हालात हैं इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बेताब हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड के रिहायशियों को 10,000 से 1 लाख डॉलर तक फी घर देने की ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। और आज बरतानवी मीडिया खबर दे रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज के जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका आलमी अमन तबाह करके दूसरे ममालिक के मादनियात और तेल पर कंट्रोल चाहता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर पर इल्ज़ाम मुनशियात स्मगलिंग का लगाया, लेकिन ट्रंप की सारी गुफ्तगू उसके तेल पर कंट्रोल से मुताल्लिक रही है। वो कहते हैं कि वेनेजुएला की नई हुकूमत अमेरिका के साथ ताउन करेगी और 3 से 5 करोड़ बैरल तेल और इससे मिलने वाले मुनाफे का कंट्रोल भी अमेरिका के पास होगा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस भी खुल कर कह चुके हैं कि वेनेजुएला का तेल सिर्फ अमरीकी मफाद में फ़रोख्त होगा। इस सारी सूरत हाल से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि बात सिर्फ और सिर्फ तेल और कुदरती वसाइल की चाहत की है, जो अमरीका को दूसरे ममालिक की तरफ खींचे जा रही है। और इस चाहत के पीछे वजह अमरीकी डॉलर की दिहाइयों से जारी इजारादारी को लाहिक ख़तरात हैं, जिस पर अमरीकी मईशत खड़ी है और अमरीका बहादुर वर्ल्ड ऑर्डर अपने हिसाब से तश्कील देता है।
और जो भी इस डॉलर पावर को चैलेंज करने की कोशिश करता है उसे अमेरिका इबरत का निशान बना देता है। इस डॉलर पावर की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। ये 8 जून 1974 की बात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर और सऊदी अरब के दरमियान खुफिया मुआहदा तय पाता है कि तेल की फ़रोख्त अब डॉलर में होगी। इस मुआहदे को पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट का नाम दिया गया। कुछ वक्त बाद इसमें ओपेक रुकन ममालिक भी शामिल हो गए और डॉलर आलमी मईशत का मरकज़ बन गया। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका ने धड़ाधड़ डॉलर छापे और अमेरिकी मईशत फलती फूलती और तगड़ी होती रही। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में शाये मजमून बताता है कि 1974 के मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब तेल सिर्फ अमरीकी डॉलर्स में फ़रोख्त करेगा। इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब को सियासी और फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देता रहा, लेकिन 2024 में सऊदी अरब ने यह मुआहदा ख़त्म कर दिया ताकि वो अपनी मईशत को तेल पर कम और दूसरे शोबों पर ज़्यादा मजबूत बना सके। अब सऊदी अरब चीन जैसे मुल्कों के साथ तिजारत बढ़ा रहा है और ब्रिक्स में भी शामिल हो रहा है। इससे दुनिया एक नई मुतवाज़न माशी समत की तरफ जा रही है। इसके बाद अमेरिका डॉलर को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू हो गया है। वेनेजुएला जो दुनिया के सबसे बड़े यानी 303 अरब बैरल खाम तेल के ज़खायर का मालिक है, एक वक्त था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल का मरकज़ी ख़रीदार था। अमेरिका हर साल वेनेजुएला का 40% तेल ख़रीदता था, लेकिन मदुरो के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता दिहाई में वेनेजुएला पर बढ़ती हुई अमरीकी पाबंदियों के दौरान चीन ने अमरीका की जगह ले ली और यूँ चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया। चीन और वेनेजुएला की कुर्बतें इतनी बड़ी कि 2017 में मदुरो की सदारत में वेनेजुएला ने चीन को डॉलर के बजाय युआन में तेल फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया। रूस भी वेनेजुएला का अहम इत्तेहादी बना और इसने यहाँ भारी सरमायाकारी कर दी। अमरीका से दूरी बढ़ती गई। 2023 में सदर मदुरो ने ब्राज़ील, चीन, रूस, इंडिया, जनूबी अफ्रीका के अमरीकी डॉलर की इजारादारी मुखालिफ या उसके मुतबादल समझे जाने वाले इत्तेहाद ब्रिक्स में शामिल होने की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया। सदर मदुरो के इस इक़दाम ने पेट्रो डॉलर की ताकत को चैलेंज कर दिया। कुछ ऐसा ही इक़दाम इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन ने 2000 में किया था, जब अक्टूबर 2000 में सद्दाम हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत अपना खाम तेल यूरो में फ़रोख्त करने का ऐलान किया। सद्दाम हुसैन के इस फैसले ने डॉलर्स की पुश्त पनाही पर सवार अमरीका की आलमी बादशाहत को ललकार दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 145 अरब बैरल खाम तेल के साथ दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर रखने वाले इराक़ पर 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी का बहाना बनाकर हमला कर दिया। और 9 माह बाद 13 दिसंबर को अमरीकी फ़ौज ने अंडरग्राउंड पनागाह में छुपे हुए माजूल सदर सद्दाम हुसैन को ढूंढ निकाला। फिर 3 साल इराक़ी अदालत में मुकदमा चलाने के बाद सद्दाम हुसैन को अमरीकी फ़ौज की निगरानी में बगदाद में ही फांसी दे दी गई। लीबिया के साबिक़ सदर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की कहानी भी इसी सिलसिले से मिलती जुलती है, जो 2011 में अपने ही मुल्क में होने वाली बगावत के बाद अमरीकी हिमायत याफ्ता अवामी तहरीक के हाथों बीच सड़क पर मारे गए। मौत से 3 साल पहले मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अफ्रीका को अमरीकी डॉलर से आज़ाद करने के लिए सोने पर मबनी अफ्रीकी करेंसी गोल्ड दिनार का आइडिया पेश किया। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि लीबिया खाम तेल के 48.4 अरब बैरल ज़खायर रखने वाला दुनिया का 8वां और अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। वापस चलते हैं मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के गोल्ड दिनार आइडिया की तरफ। माहिरीन का मानना है कि कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के डॉलर से आज़ादी के ख्वाब और नेटो तर्ज के अफ्रीकी ब्लॉक के लिए सरगर्म होने ने उनके 42 साला इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। जिस तरह आज अमरीकी हुकूमत वेनेजुएला के अवाम की भलाई और बेहतर मुस्तक़बिल की बात कर रही है, एग्जैक्टली इसी तरह इससे पहले इराक़ और लीबिया के अवाम के दर्द की दवा करने के बयानात भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन सद्दाम और मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के जाने के बाद भी इराक़ और लीबिया के अवाम की हालत दुनिया के सामने है। तेल और मादनियात से मालामाल ममालिक के अवाम पैरों तले मौजूद ख़जानों के बावजूद उनके समरात से कोसों दूर हैं। रूस ब्रिक्स के इत्तेहादी ममालिक को खाम तेल अपनी करेंसी रुबैल या चीनी करेंसी युआन में फ़रोख्त कर रहा है। इसी तरह 2022 में सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले गल्फ समिट में चीनी सदर ने अपनी ऑयल ट्रेड युआन में करने की बात की थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि चीन वेनेजुएला से भी तेल डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी में ख़रीद रहा था, जिसके बाद पेट्रो डॉलर की जगह
पेट्रोयॉन की इस्तिलाह भी आलमी सतह पर गर्दिश कर रही है। इस तमाम सूरत हाल में सदर ट्रंप की आमद ने एक और दिलचस्प पहलू का इजाफा कर दिया है। जो मगरबी यूरोपीय ताकतें पहले अमेरिका के साथ मिलकर मुख्तलिफ ममालिक पर जंग मुसल्लत किया करती थी, अब वो यूक्रेन जंग रुकवाने में रूस को कायल न कर पाने और ग्रीनलैंड पर चढ़ाई के ट्रंप के इरादों के बाद अमेरिका की मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी की वजह वहाँ मौजूद मादनियात और बेशबहा कुदरती वसाइल हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। 2023 में सामने आने वाले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अंदाज़ा पेश किया था कि ग्रीनलैंड के जजीरे पर 38 मादनियात बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, जिनमें कॉपर, ग्रेफाइट, न्यूबियम, टाइटेनियम, रोडियम शामिल हैं। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में पहले गोली मारेंगे, बाद में कोई सवाल पूछेंगे। अमेरिका की ताकत की एक अहम तरीन वजह डॉलर की आलमी अहमियत है, लेकिन ये हकीकत है कि आज अमेरिकी डॉलर की इजारादारी को सख्त चैलेंजेस का सामना है। अमेरिकी मईशत इस वक्त शदीद दबाव से गुजर रही है। भारी कर्जा है, शदीद खसारा है और सूद की रिकॉर्ड सतह ने अमेरिका को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां उसे अपनी हाकिमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देना पड़ रहा है। लेकिन क्या ट्रंप के इक़दामात डॉलर को आलमी करेंसी और अमेरिका को सुपर पावर बरकरार रख सकेंगे? क्या यूरोपीय ममालिक ये बदमाशी खामोशी से बर्दाश्त करेंगे या फिर खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल करीब में आलमी ताकतें भरपूर ताकत के हुसूल और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब देने के लिए एक दूसरे से दस्तो गिरेबा हो जाएंगी और दुनिया को एक नई जंग का सामना होगा, जो कम से कम ज़मीन पर बस रहे 8 अरब इंसानों के लिए तो तबाही के सिवा कुछ नहीं लाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ईरान की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जो जंग के खतरात हैं वो बढ़ गए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के नए ऑप्शन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। ट्रंप कोई कदम उठाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अलबत्ता कल सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान आज़ादी चाहता है और अमेरिका ईरान की मदद के लिए तैयार है। पिछले 8 दिनों के दौरान सदर ट्रंप कई मरतबा ये बात दोहरा चुके हैं कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिदीन पर तशद्दुद करती रही और उन्हें कत्ल किया गया तो अमेरिका उनकी हिमायत के लिए आएगा। मशरिक़ वुस्ता में इस बढ़ती हुई टेंशन की संगीनी को इसराइली वेबसाइट्स द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट ने मजीद बढ़ा दिया है कि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के बाइस इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जबकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कल एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया है। तेहरान ने भी अमरीकी धमकियों के जवाब में खबरदार किया है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो ईरान इसराइल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। वाज़ेह है कि खित्ते में अमरीकी अड्डे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, शाम, इराक़ और उर्दन में मौजूद हैं। अगर वहाँ हमले होते हैं तो क्या ये आग इस्लामी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी? पार्लियामेंट से खिताब में ईरानी स्पीकर ने कहा है कि ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली को सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं रखेगा बल्कि वाज़ेह और अमली ख़तरात की बुनियाद पर पेश की इक़दाम का भी जायज़ा लिया जाएगा और किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि ये पैगाम सदर ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए है कि वो गलत अंदाजे न लगाएं। नॉर्वे में कायम ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में कम से कम 192 अफराद की अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम रिपोर्ट कर रही है कि ईरान भर में जारी मुजाहिरों के दौरान अब तक 114 सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ईरान नवाज हैकर ने ऐसे 600 अफराद की शनाख्त की है जिनके बारे में हुक्काम का दावा यह है कि ये मौसाद के एजेंट्स हैं और ईरान में एहतजाज को भड़काने में भी मुलव्वस हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कौम से खिताब में कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल फसाद बर्पा करने वालों को कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और वो उनके साथ हैं। हलाकतों की मनसूबाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है, अवाम अफरा तफरी को रोकें। दूसरी तरफ ईरानी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो एहतजाज करेगा उसे खुदा का दुश्मन समझा जाएगा, ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत है। ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ तेज़ रफ्तारी से मुकदमात चलाने के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने और जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत देने की हिदायत भी की है।
जर्मनी, कनाडा, बरतानिया समेत कई ममालिक में अवाम ईरानी मुजाहिदीन के हक में सड़कों पर निकले हैं। ईरान में जारी मुजाहिरों के दौरान मुख्तलिफ शहरों से सामने आने वाली वीडियोज़ में एक झंडा नज़र आया है सामने, जिस पर शेर और सूरज बना हुआ है। इस झंडे की तारीखी अहमियत है। 1969 में ईरानी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के हुक्म पर ईरानी झंडे और इंतज़ामी दस्तावेज़ात से शेर और सूरज के निशान को ख़त्म कर दिया गया था। ईरान में मुजाहिरों के अलावा ये झंडा अब एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी नज़र आ रहा है। एक्स ने इमोजी में मौजूद ईरान के सरकारी परचम को इस पुराने शेर के तस्वीर वाले झंडे से बदल दिया है, जो शायद ईरान की हुकूमत की अलामत समझा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।